नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैनरा बैंक व्हीकल लोन टू एग्रीकल्चरिस्ट। तो ये कैनरा बैंक की जो कार लोन स्कीम है ये एक्सक्लूसिवली एग्रीकल्चरिस्ट या फार्मर्स के लिए है जिनकी इनकम या तो डायरेक्ट फार्मिंग से होती है या अलाइड एक्टिविटीज से, जैसे कि बी कीपिंग, डेयरी, पोल्ट्री, हॉर्टिकल्चर या ऐसी किसी रिलेटेड एक्टिविटी से अगर वो इनकम करते हैं तो इस स्कीम में आप कार लोन ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा, अगर आप फार्मर हैं या एग्रीकल्चरिस्ट हैं तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कितनी आपके पास लैंड होनी चाहिए, किस तरह से आपके लोन का रीपेमेंट होगा, क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, सिक्योरिटी, मार्जिन इत्यादि। मैं सब चीज़ें आपसे शेयर करूंगा जिससे कि आपको इस लोन स्कीम का लाभ उठाने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और बाकी सारे लोन स्कीम से, काफ़ी सारे लोन स्कीम से हम ऑलरेडी वीडियोस बना चुके हैं। पीएनबी कार लोन, एसबीआई कार लोन, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी, यूज्ड कार लोन, न्यू कार लोन, तो सब तरीके के कार लोन्स पे हम ऑलरेडी वीडियोस बना चुके हैं। उनका लिंक आपको मिल जाएगा ऊपर आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं हूं आपका दोस्त रोहित, स्वागत करता हूं आप सबका टेकी पंडित में। जुड़े रहिए हमारे साथ और भी ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। इस लोन स्कीम में फार्मर्स जो हैं, एग्रीकल्चरिस्ट जो हैं, अपने लिए नई या पुरानी कार खरीद सकते हैं। बट पुरानी कार की एज जो है 5 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में कैनरा बैंक से अगर आप लोन ले रहे हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक तो ऑफलाइन का ऑप्शन है, आप ब्रांच में जाके अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है आप अपने घर से, जो आपको लिंक अभी आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इस लिंक पे जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं, आप अपनी सिंपल डिटेल्स भरिए। सबसे पहले आपको भरना है आप पुरानी कार ले रहे हैं, न्यू कार ले रहे हैं। उसके बाद अगर आप न्यू कार ले रहे हैं तो उसका कौन सा मॉडल है, कौन सी मेक है, वो सब कुछ आपके ड्रॉप डाउन मेन्यू मिल जाएंगे। आप सिंपली इस फॉर्म को भर के सबमिट कर दीजिए। इसके बाद आपकी जो एप्लीकेशन होगी वो प्रोसेस हो जाएगी। और इस लोन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? अगर आप एग्रीकल्चरिस्ट हैं तो आपके पास अगर लैंड होल्डिंग जो है, जो आपके पास ज़मीन है, अगर वो इरिगेटेड है या सिंचित है तो वो कम से कम 5 एकड़ होनी चाहिए या 5 एकड़ से ज़्यादा होनी चाहिए। और अगर आपके पास ड्राई लैंड है, सिंचित नहीं है वो, तो 10 एकड़ से ज़्यादा होनी चाहिए। और कम से कम आपकी 2 साल की जो सेटिस्फैक्ट्री डीलिंग बैंक के साथ होनी चाहिए। और ये ज़मीन जो है ये आपके अपने नाम से होनी चाहिए। जो भी लोन लेना चाहता है उनके अपने नाम से ज़मीन होनी चाहिए। इन केस अगर आप डायरेक्ट एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व नहीं हैं, खेती नहीं करते हैं, डेयरी फार्मिंग करते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं, प्लांटेशन करते हैं, हॉर्टिकल्चर या किसी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, तो आपको जो लैंड होल्डिंग की ज़रूरत नहीं है। आपके पास ज़मीन नहीं भी होगी, बैंक तब भी आपको लोन दे देगा। लेकिन उसमें जो इनकम क्राइटेरिया रखा गया है वो कम से कम 4 लाख सालाना आपकी इनकम होनी चाहिए। उसके बाद में क्वांटम, मैक्सिमम लोन जो है 90% तक है। उसके बाद में 85 भी हो सकता है और 80 भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा आपके बैंक के साथ रिलेशन पे, आपकी इनकम पे। तो ये सब आपको मार्जिन जब आपको बताऊंगा तो उस टाइम पे आपको बता दूंगा आगे जाके। लेकिन ये मैक्सिमम आप लेके चलिए, मैक्सिमम बैंक 90% करेगा। 90% ऑफ ऑन रोड प्राइस, जिसमें आपकी रजिस्ट्रेशन का कॉस्ट आ जाएगा और 1 ईयर का इंश्योरेंस आ जाएगा। और उसके बाद में एक्सेसरीज भी बैंक फाइनेंस करता है, लेकिन मैक्सिमम 25,000 आपको एक्सेसरीज के लिए देगा। उसके बाद में एक्सेसरीज चाहे आप 1 लाख की लगवाइए, लेकिन बैंक फाइनेंस जो करेगा वो 25,000 तक ही करेगा। उसके बाद में अगर आप यूज्ड कार ले रहे हैं तो यूज्ड कार के केस में आपकी कार की जो वैल्यू होती है वो किसी वैल्यूअर से डलवानी पड़ती है, जो कि ऑथराइज्ड वैल्यूअर होगा। जैसे कि आप व्हीकलेट्स को ले लीजिए, महिंद्रा फर्स्ट चॉइस को ले लीजिए, आप उनसे एक वैल्यूशन करवाते हैं। उस वैल्यूशन पे डिपेंड करता है कि आपकी कार की वैल्यू कितनी है। तो आपको जो बैंक होगा वो मैक्सिमम 60% देगा। 60% किसका देगा?
जितना भी आपका सेटलमेंट हुआ है आप दोनों के बीच में, जितना प्राइस आप पे कर रहे हैं, ये खाली वैल्यू पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर आपकी वैल्यू जितनी भी कार की है उसका तो 60% आपको मिलेगा, लेकिन अगर आप उससे कम प्राइस में आप उससे ले रहे हैं, जितनी वैल्यूअर ने बताई है उससे भी कम प्राइस में अगर आपको मिल रही है, जितना पैसा आप पेमेंट कर रहे हैं और जितना पैसा आप पे कर रहे हैं जिससे आप कार ले रहे हैं, उसका 60% ही आपको बैंक फाइनेंस करेगा। और मैक्सिमम जो है वो 15 लाख रुपए है। 15 लाख से ज़्यादा बैंक फाइनेंस नहीं करेगा, और 40% का इस केस में मार्जिन रहेगा। और व्हीकल की लाइफ जो है 5 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स में आपका एड्रेस प्रूफ जैसे कि पासपोर्ट, आधार कार्ड, पाइप्ड गैस कनेक्शन बिल, टेलीफोन बिल, या कोई भी वैलिड एड्रेस प्रूफ। उसके बाद में आईडी प्रूफ के लिए आपका पैन कार्ड रहेगा। पैन कार्ड तो मैंडेटरी है, क्योंकि पैन कार्ड से ही आपका सिबिल स्कोर निकलेगा, और उस सिबिल स्कोर पे ही आपको जो इंटरेस्ट उसके हिसाब से चार्ज होगा। सिबिल अच्छा होगा तो स्कोर कम चार्ज, इंटरेस्ट कम चार्ज होगा, थोड़ा डिपेंड करेगा कितना स्कोर आपका है। उसके बाद में एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होता है। अगर आपके नाम से नहीं है तो आप किसी और के नाम से, आपके बेटे के नाम से, लेकिन आपको फिर एक लेटर देने होगा। प्रेफरेबल ये है कि अगर आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस तो आप ड्राइविंग लाइसेंस प्रोड्यूस कीजिए अगर आपको कार चाहिए। उसके बाद में आपके लैंड के डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे, और गाड़ी का एक परफॉर्मा इनवॉइस हो जाएगा। परफॉर्मा इनवॉइस में अगर आप न्यू कार ले रहे हैं तो आपको डीलर परफॉर्मा देगा, लेकिन अगर आप ओल्ड कार ले रहे हैं तो आपको डीलर से परफॉर्मा नहीं मिलेगा। आपको ऑथराइज जो रीसेलर हैं उनसे अपनी कार की वैल्यूएशन करानी होगी, कम से कम 2 लोगों से, और वो वैल्यूएशन आपको बैंक में देनी होगी कि कार की कितनी वैल्यू है। उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स जो हैं, अगर आप लोन ले रहे हैं 10 लाख तक का तो आईटीआर डिज़ायरेबल है लेकिन मैंडेटरी नहीं है। बिना आईटीआर के भी आप इनकम प्रूफ दे सकते हैं अपने तहसीलदार से, रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से, या किसी ऑथराइज अथॉरिटी से आप वो अपना इनकम प्रूफ दे सकते हैं। लेकिन अगर आपका जो लोन अमाउंट है वो 10 लाख से ज़्यादा है तो आईटीआर कंपलसरी है। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप आईटीआर ही दीजिए, क्योंकि ये हेजल फ्री है, बहुत सिंपल है। अपनी आईटीआर फाइल करके इनकम प्रूफ दे दीजिए। बेटर है कि अगर आप तहसीलदार से लेने जा रहे हैं इनकम प्रूफ, या डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू अथॉरिटी से लेने जा रहे हैं, बेटर है आप आईटीआर फाइल कर दीजिए। और आपकी जो नेट टेक होम पे है, ये आरबीआई के नॉर्म्स हैं, 40% रखी गई है। 40% आपके जो घर में जाना चाहिए पैसा, 40% जितना भी आपका एनुअल इनकम है उसका 40% घर पे जाना चाहिए। मिनिमम कम से कम भी रखा गया है इस केस में 1.5 लाख रुपया। कैनरा बैंक कम से कम इस केस में 1.5 लाख रुपये मांग रहे हैं। 1.5 लाख रुपया साल का आपके घर कम से कम जाना चाहिए, और आपकी जो टोटल इनकम बन रही है उसका 40% होना चाहिए वो। अगर 40% ज़्यादा बनता है तो आपको ज़्यादा आपका टेक होम पे होनी चाहिए। अगर जो लोन लेने जा रहा है बोरोवर जो है उसकी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम भी है, लाइक वो उसकी कोई सैलरी कहीं से आती है, कोई बिजनेस करता है या कोई प्रोफेशन करता है, तो उसको भी वो अपनी इनकम में दिखा सकता है, लेकिन वो उसकी आईटीआर में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए और उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटल प्रूफ होना चाहिए। उसके अलावा अगर आपकी फैमिली में किसी और की एग्रीकल्चरल इनकम है तो आप उनकी इनकम को अपनी इनकम के साथ जोड़ के अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं और ज़्यादा अमाउंट ले सकते हैं। उसके बाद में इंटरेस्ट रेट जो है, जैसे कि मैंने बोला था कि आपको ये डिपेंड करते हैं आपके क्रेडिट स्कोर के ऊपर। जिस तरह से आपका क्रेडिट स्कोर होगा उस तरह से आपको इनकम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होंगे। और वीमेन बैरोज के लिए अलग है और अदर्स के लिए अलग है। जैसे कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये आर एल आर प्लस कुछ सर्टेन परसेंटेज होती है जो ऐड होती है और जो फाइनल रेट बनता है। जैसे कि आर एल आर अभी एट प्रेजेंट जो चल रही है बैंक की वो 6.90% है। विमेन बोरोवर है तो उसमें 0.40 जोड़ के आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा फाइनल 7.30 है, अगर आप वीमेन बोरोवर हैं। अगर आप कोई और बोरोवर हैं अदर देन वुमेन तो 6.9 प्लस 0.45 7.35 ये बेस्ट इंटरेस्ट रेट है।
उसके बाद में जो इंटरेस्ट रेट है वो इंक्रीज़ हो रहा है और मैक्सिमम 9.90 तक जा रहा है। ये डिपेंड करेगा आपकी क्रेडिट स्कोर पे। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये फिक्स नहीं रहते हैं, ये अभी के हैं। मे बी जब आप चेक करें वो रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो गए हो, तो आप इनको जो अपडेटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट आप इनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, अदरवाइज ब्रांच में जाके कंफर्म कर सकते हैं। रीपेमेंट पीरियड, नॉर्मली जो कार लोन्स का रीपेमेंट होता है वो 84 मंथ्स ही होता है। तो 84 मंथ्स में इक्वल ईएमआई में आपको लोन चुकाना होता है। और जो यूज्ड कार के लिए वो मैक्सिमम 60 मंथ्स है, मतलब 5 साल 60 महीने में आपको ये लोन चुकाना होगा। लेकिन जो आपकी रीपेमेंट होगी, अगर इस केस में अगर नॉर्मली अगर आप कोई सैलरीड हैं, बिजनेस प्रोफेशनल हैं या कुछ और है, तो आपका जो ईएमआई रहता है वो ईएमआई रहता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। आपको मंथली इंस्टॉलमेंट में पैसा चुकाना होता है। लेकिन इस केस में आप एग्रीकल्चरिस्ट हैं, तो मे बी ये डिपेंड करेगा आपकी, अगर आप फसल लगाई है तो आपकी फसल की कटाई कैसे होगी। अगर 6 महीने के बाद होगी तो आपकी इंस्टॉलमेंट उस तरीके से सेट की जाएगी। तो ये डिपेंड करेगा कि आपकी किस तरीके की इनकम है, ये बैंक उस तरीके से डिपेंड करेगा कि आपकी इंस्टॉलमेंट उसको मंथली लेनी है, क्वार्टर लेनी है या हाफ ईयरली लेनी है, डिपेंडिंग अपॉन एक्टिविटी। आप जिस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। उसके बाद में लोन मार्जिन की, लोन मार्जिन जो है ये डिफरेंट है एग्जिस्टिंग कस्टमर के लिए और न्यू कस्टमर के लिए। अगर आपको 10 लाख तक का लोन चाहिए तो 10% मार्जिन है फॉर एग्जिस्टिंग कस्टमर, अगर आप पुराने कस्टमर हैं। और अगर आप न्यू कस्टमर हैं तो आपको 20%। तो मार्जिन वो अमाउंट होता है जो कस्टमर को खुद से देना पड़ता है जब वो कार लोन लेता है या कोई भी लोन लेता है। मार्जिन वह हिस्सा होता है जो कस्टमर को खुद से देना पड़ता है, उतना पार्ट बैंक लोन नहीं करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप 10 लाख का लोन ले रहे हैं तो न्यू कस्टमर के लिए आपको 10% का मार्जिन, यानी कि 1 लाख रुपया खुद से देना होगा। अगर आप न्यू कस्टमर है तो आपको 2 लाख रुपये देने होंगे। एग्जिस्टिंग कस्टमर के लिए 1 लाख, न्यू कस्टमर के लिए 2 लाख। तो अगर आप 10 लाख से ऊपर ले रहे हैं तो 15%। वैसे मार्जिन इंक्रीज होता जा रहा है। और ये 25 लाख से अगर ऊपर ले रहे हैं न्यू कस्टमर तो 30% तक जा रहा है। तो ये मार्जिन बढ़ रहा है जैसे कि आपका लोन अमाउंट बढ़ रहा है। और अगर आप एग्जिस्टिंग कस्टमर है तो आपको कम मार्जिन देना पड़ता है। बैंक को एक ट्रस्ट होता है ऑलरेडी, ये हमारे साथ बैंकिंग कर रहे हैं, किस तरीके का कस्टमर है, उस तरीके से बैंक आपको कम मार्जिन ले रहा है आपसे, अदरवाइज मार्जिन बढ़ जाता है। उसके बाद में लोन सिक्योरिटी की बात करेंगे। तो लोन सिक्योरिटी के लिए आपकी जो व्हीकल होगा उसकी हाइपोथिकेशन होगी। हाइपोथिकेशन यानी कि जो आपकी कार होगी, आरसी सर्टिफिकेट पे बैंक का नाम चढ़ेगा। तो इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो बैंक ही आपकी कार का मालिक रहेगा जब तक कि आप लोन रीपे ना कर दें। जब आप लोन रीपे कर देंगे तो आप अपने आरसी सर्टिफिकेट पे बैंक का नाम हटवा सकते हैं। उसके अलावा बैंक आपसे कोई सुटेबल गारंटर भी लेगा एक, और गारंटर की वर्थ कम से कम इतनी होनी चाहिए कि वो आपका लोन रीपे कर सके। तो एग्रीकल्चरिस्ट लोन में बैंक आपसे गारंटर की डिमांड भी कर रहा है। उसके बाद में चार्जेस रखे गए हैं 0.25% ऑफ द लोन अमाउंट विद मिनिमम ऑफ 1000 एंड मैक्सिमम ऑफ 5000। तो 0.25% रखे गए हैं चार्जेस, मतलब 1% का 1/4 चौथा हिस्सा। तो चार्जेस नॉमिनल हैं, ज़्यादा नहीं है। और मैक्सिमम जो रखे गए हैं वो 5000 है और मिनिमम जो है 1000 है। तो ये चार्जेस जो हैं ये भी वेरी करते रहते हैं और वेव भी होते हैं बहुत बार। फेस्टिवल्स में मोस्टली चार्जेस बैंक नहीं लेते हैं, तो आप उस टाइम पे अप्रोच कीजिए बैंक के साथ, तो मे बी आपका ये एडिशनल जो 5000 है ये बच सकता है। उसके अलावा आपको स्टैम्प ड्यूटी देनी होगी, ये स्टेट टू स्टेट वेरी करती है। तो स्टेट की, हर स्टेट की अलग स्टैम्प ड्यूटी है, तो ये भी इसके अलावा आपको पे करनी होगी। प्रोसेसिंग चार्जेस आपको वेव हो सकते हैं लेकिन स्टैम्प ड्यूटी आपको वेव नहीं होगी, वो तो स्टेट गवर्नमेंट आपसे चार्ज करेगी। तो ये थी कैनरा बैंक कार लोन फॉर एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चरिस्ट के लिए जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है कार लोन की, उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए, आपको पूरा समझ आ जाएगा। इन केस अगर आपका फिर भी कोई डाउट्स होंगे तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपकी क्वेरीज़ को ज़रूर सेटिस्फाई करूँगा। तो कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।